हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन there are three steps are involved in the process of urine formation. These steps are: first, ultrafiltration; second, reabsorption; and third, tubular secretion. These three steps are involved in urine formation: ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion. तो पहली बात करते हैं अपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन. It occurs in Bowman's capsule and by glomerulus. देखिए, about 1100 ml to 1200 ml blood is circulated through both the kidney in per minute, which is about 1/5 part of total blood which is pumped by each ventricle. देखो, दोनों किडनी से, हमारे दोनों किडनी से पर मिनट इतना ब्लड सर्कुलेट हो रहा है 1100 ml से लेकर के 1200 ml तक. ये एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किए गए कुल ब्लड का करीब कितना है? 1/5 पार्ट है. एंड अबाउट 10% पार्ट ऑफ सर्कुलेटेड ब्लड इज फिल्टर्ड इन ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अबाउट 120 to 125 ml part of blood is filtered by both the kidney in per minute. It is per minute. It is called GFR, glomerular filtrate rate. कितनी होगी? 120 to 125 ml per minute. और we can say that 180 liter per day. पर डे कितनी होगी? 180 लीटर. अब अपन देखते हैं द प्रोसेस, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विच इज फिल्टर्ड इन बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेट. एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, उस अल्ट्राफिल्ट्रेशन है वो एक अल्ट्राफिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है. तो जो अल्ट्राफिल्ट्रेट मेम्ब्रेन है, filtrate membrane have 3 layers. तो जो 3 layers उसमें फर्स्ट है एंडोथेलियम ऑफ blood capillaries of glomerulus. सेकंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड थर्ड एपिथेलियम ऑफ Bowman's capsule. It means podocyte layer. 3 लेयर है. तो देखो, जैसे आ गई अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट लेयर, ये एंडोथेलियम,
बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट लेयर। तो इनके थ्रू क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो देखिए द कंपोजिशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज एज सिमिलर एज ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। यहां पर क्या है, कंपोजिशन एज लाइक ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसका मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट में क्या है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वेस्टेज है, यानी सारे के सारे ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड्स हैं, सारे के सारे कंटेंट्स जो प्लाज्मा में हैं वो सारे के सारे अल्ट्रा फिल्ट्रेट में भी है। केवल क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो सबसे पहले अपन देखा कि ग्लोमेरुलस में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। और इस मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है, 3 मेम्ब्रेन है। पहली कौन सी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, सेकंड बोमेन्स कैप्सूल और ब्लड कैपिलरीज के बीच में भरा हुआ फ्लूइड यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल यानी बोमेन्स कैप्सूल की पोडोसाइट सेल्स का जो लेयर है वो। अब अपन देखते हैं कि जीएफआर क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट रेट क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट रेट क्या है, 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। फिर अपन ने देखा कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है उसका कंपोजिशन क्या है, तो क्या है कि द कंपोजिशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज एज लाइक प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि देयर आर 3 प्रेशर्स आर इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 3 तरह के जो प्रेशर हैं वो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से प्रेशर हैं, जीएचपी यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। 3 तरह के प्रेशर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो तीनों तरह के प्रेशर में अपन देखते हैं। देखिए एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल और यहां पर यह है ग्लोमेरुलस। देखिए the diameter of afferent arteriole is more than the diameter of efferent arteriole। यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टीरियोल एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर से अधिक है। इसलिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के द्वारा ब्लड कैपिलरीज की वॉल पे जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं GHP, glomerular hydrostatic pressure. The pressure which is generated by blood on the wall of blood capillaries is called glomerular hydrostatic pressure. And the value of glomerular hydrostatic pressure is about 60 to 75 mmHg, 60 से लेकर के 75 mmHg। और ये प्रेशर है वो किस ओर जनरेट हो रहा है, जो जनरेट हो रहा है। लेकिन ब्लड का अपना खुद का भी ऑस्मोटिक प्रेशर है। किस कारण से, कोलाइडल प्रोटीन के कारण से। उसको अपन बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमेशा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट होगा और इसकी वैल्यू करीब 30 mmHg। नेक्स्ट तीसरा देखें, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड भी अल्ट्रा यानी जीएचपी के अगेंस्ट होगा, यो होगा। तो इसको अपन बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक
प्रेशर, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है करीब 20 mmHg। तो यहाँ पर देखते हैं अपन जो नेट प्रेशर कितना हो रहा है, यानी GHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो GHP क्या है, अभी बताया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी 6275 mmHg। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 6275 mmHg माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 30 mmHg प्लस CHP कितना 20 mmHg। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नेट जो इफेक्टिव प्रेशर है वो कितना हो गया, वो हो गया 10 to 25 mmHg। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए नेट प्रेशर कितना हो गया 10 to 25 mmHg। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, द डिफरेंस ऑफ डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के डिफरेंस के कारण से ये प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अगर अपन एफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर को कम कर देते हैं तो इसका सीधा सा इफेक्ट किस पे आएगा, GHP पे। GHP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और GHP कम होने के कारण से जो GFR वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर अपन इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर को बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में भी इसका इफेक्ट किस पे आएगा, GHP पे आएगा। GHP कम होगा, GHP कम होने का मतलब GFR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका रीजन क्या है कि एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर में जितना डिफरेंस होगा उतना ही GHP क्या होगा, अधिक होगा। अगर GHP की वैल्यू इनके इक्वल होगी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये जो पहला स्टेप कौन सा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब अपन देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन देखिए, द GFR इज अबाउट 180 लीटर पर डे एंड अमाउंट ऑफ यूरिन about 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अबाउट 99% पार्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूबुल और बाय नेफ्रॉन। द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन is by active method and passive method, जैसे ग्लूकोज, amino acids and electrolytes like sodium are reabsorbed by active transport and wastage like urea and water and some electrolytes like chloride and bicarbonates are reabsorbed by passive method। तो यहाँ पर नेफ्रॉन के रीनल ट्यूबुल में अल्ट्रा फिल्ट्रेट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मेथड के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। यानी अबाउट 99% पार्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबुल। थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है
the secretion of tubular cells into renal tubule or into ultrafiltrate is called tubular secretion. It involves secretion of hydratine, potassium ion, ammonia, hippuric acid, creatinine, drugs, pigments. हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप कि जो पेरी ट्यूबुलर या पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है उसके थ्रू ये जो सब्सटेंसेज हैं जैसे हाइड्रेटाइन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, हिप्पुरिक एसिड, क्रेटिनिन, सम ड्रग्स, सम पिगमेंट्स, दे आर secreted into ultrafiltrate. This process is called tubular secretion. Tubular secretion is helps in excretion as well as also helps in maintain the pH of body fluid and acid base balance. The tubular secretion जो बॉडी फ्लूइड के पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है और साथ में ये एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखने में हेल्प कर रहा है. अब देखिए, द ट्यूबुलर सीक्रेशन इज ए मोड ऑफ एक्सक्रेशन इन दोज एनिमल्स विच हैव नो ग्लोमेरुलाई. ऐसे जीव जिनमें ग्लोमेरुलस नहीं है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस नहीं है, उन जीवों के अंदर ट्यूबुलर सीक्रेशन ही एक्सक्रेशन का एक मेथड है, सच एज डेजर्ट एम्फीबियंस. such as desert amphibians and marine fishes. तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन. तो तीनों को अपन ने देखा. अब अपन देखते हैं कि नेफ्रॉन के जो रीनल ट्यूबुल है उस रीनल के कौन से पार्ट में कौन सा जो मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना. तो देखते हैं रीनल ट्यूबुल में कहाँ कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो अपन देखते हैं. तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूबुल. यहां पर अपन देखते हैं अभी दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉलोरेटेड ट्यूबुल. डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, ascending arm of loop of Henle, DCT, and collecting duct. तो यहाँ पर देखें दिस पार्ट पीसीटी में ग्लूकोज completely reabsorbed in PCT and about 70 to 80% of electrolytes and water such as sodium, potassium, bicarbonates, water, all about 70 to 80% are reabsorbed in PCT.
अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है उस अल्ट्रा फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी ब्लड प्लाज्मा की इक्वल है, अबाउट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इस पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेट आता है तो कैसा रहता है, आइसोटोनिक रहता है। कैसा है ये, आइसोटोनिक है। लेकिन यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के पीएच को मेंटेन करने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हाइड्रेटाइन और अमोनिया आर ऑल्सो सीक्रेटेड इनटू द पीसीटी। अब बात करते हैं अपन लूप ऑफ हेनले की। तो द रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले इज मिनिमम, बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी फ्लूइड। इसका मेन रोल क्या है कि ये इनर मेडुलरी फ्लूइड की इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। द डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर वाटर and nearby impermeable for electrolytes, so that only water is reabsorbed in this region. अब यहाँ पर केवल वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के मिड में पहुंच रहा है उस समय कैसा होगा, ये हाइपरटोनिक हो गया। बट द असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल फॉर वाटर एंड परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, सो दैट इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जब अल्ट्रा फिल्ट्रेट डीसीटी में एंटर हो रहा है तो यहां पर कैसा हो गया, ये हाइपोटोनिक हो गया। डीसीटी, डीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and sodium is takes place in DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब कंडीशन क्या है ये अपन देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हुआ वाटर, सोडियम, बाइकार्बोनेट्स, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप हाइड्रेटाइन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आर also secreted into DCT for maintains the acid base balance of body fluids. Next, the proximal part of collecting duct is permeable for water, so that more and more water is reabsorbed in collecting duct, and यूरिन क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेट होता चला जाएगा। बट द लास्ट पार्ट ऑफ डीसीटी ऑल्सो परमेबल फॉर यूरिया, विच ऑल्सो एंटर्स इनटू असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो कुल मिलाकर के जो इनर मेडुलरी फ्लूइड है उस इनर मेडुलरी फ्लूइड में हमेशा सोडियम क्लोराइड और यूरिया की कंसंट्रेशन बनी रहती है, और सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण से जो इनर मेडुलरी फ्लूइड है उस इनर मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी बनी रहती है, करीब 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, so that more and more water is reabsorbed by collecting duct and we produce or we can produce concentrated urine। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे हाइड्रेटाइन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आर ऑल्सो सीक्रेटेड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यूरिन फॉर्मेशन के 2-3 स्टेप हैं।
पहला स्टेप कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सीक्रेशन। तो रीअब्जॉर्प्शन पर देखा कि नेफ्रॉन की ये जो रीनल ट्यूबुल है, रीनल ट्यूबुल के कौन कौन से पार्ट के अंदर किन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है कहाँ पे होता है, पीसीटी में होता है। एंड द वॉल ऑफ पीसीटी इज ऑल्सो अडेप्टेड फॉर दिस पर्पज बिकॉज इट इज इंटरनली लाइंड बाई ब्रश बॉर्डर्ड cuboidal epithelium which increase the surface area so that about 70 to 80% of ultrafiltrate is reabsorbed in PCT। तो PCT में देखिए ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स वाटर इनका 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्ट्राफिल्ट्रेट एंटर हो रहा है कहाँ पर, लूप ऑफ हेनले में, उसमें से क्या नहीं रहेगा, ग्लूकोज नहीं होगा, बाकी ये सारे के सारे कंटेंट यहाँ पर रहेंगे। फिर लूप ऑफ हेनले क्या लिया, आपको बताया कि लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम है, लेकिन इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी फ्लूइड। मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को ये इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। अब इसकी जो डिसेंडिंग आर्म है ये किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल है। तो यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और इस कारण से यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अल्ट्राफिल्ट्रेट कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। लेकिन एसेंडिंग आर्म इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। लेकिन जो डीसीटी है, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर और सोडियम का। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो हार्मोनल सिक्रेशन पे डिपेंड करता है, जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर का। तो जहाँ पहुँचते पहुँचते अल्ट्राफिल्ट्रेट कैसा होने लगता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाता है कैसा, हाइपरटोनिक। और लास्ट पार्ट है वहाँ पर कुछ यूरिया भी ऐसे पास होकर कहाँ जाती है, मेडुलरी फ्लूइड में आ जाती है। तो सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण से यहाँ पर इस फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी है वो करीब बनी रहती है, कितनी, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि कॉर्टिकल रीजन में कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। अब देखो जब ये अल्ट्राफिल्ट्रेट था वो जब कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट में पहुँच गया, अब इसको अपन बोलेंगे यूरिन। और यूरिन की जो ऑस्मोलिटी है वो कितनी होगी, ये होगी करीब 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब वी प्रोड्यूस अबाउट 4 times मोर कंसनट्रेटेड यूरिन देन द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड की अपेक्षा हम करीब कितना, 4 times कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें मेन रोल किसका रहेगा, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड यूरिन। तो ये था यूनिफॉर्मेशन। इसके बाद अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से जो यूरिन फॉर्मेशन है वो रेगुलेट हो रहा है और किस तरह से जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो रहा है। तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सा, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।